हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। आप सब कैसे हैं? और आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव इंस्पायर्स इंडिया पर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। ठीक है दोस्तों, तो वास्तुकला में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों, वास्तुकला में सबसे पहले हम नगर नियोजन पढ़ेंगे। ठीक है, नगर नियोजन। दोस्तों, अगर वास्तुकला को डिवाइड किया जाए तो जैसे इसमें स्थापत्य कला आ जाएगी, मूर्ति कला, चित्रकला आदि सभी चीज़ें वास्तुकला में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ की लिपि, भाषा वगैरह सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नगर नियोजन की, जो कि स्थापत्य कला का भाग है। तो स्थापत्य कला क्या है सॉरी नगर नियोजन क्या है दोस्तों? स्थापत्य कला का निर्माण कला से संबंध होता है। नगर नियोजन क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ और मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी करने नहीं जा रहा हूँ। इसके लिए आप मेरी चाहे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नगर नियोजन जो है ये वैसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि वहाँ के नगर कैसे थे बने हुए। सही है, वहाँ के नगर कैसे थे, सड़कें कैसी थीं, जल निकासी कैसी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें, दुर्गीकरण था, कहाँ पे दुर्गीकरण था, कहाँ पे नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो देख लीजिए। नगर नियोजन की हेडिंग जो कि जल निकासी तक है, वहाँ की जल निकासी कैसी थी, नालियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, सबके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ की मोहरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मोहरों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें में जो है दोस्तों, हमें यहाँ से कई प्रकार की मोहरें मिली हैं। ज़्यादातर जो मोहरें हैं हमें वो वर्गाकार आकार ही मिली है। कैसी? आप लिखेंगे कि यहाँ पे कई प्रकार की मोहरें पाई जाती हैं, जिनमें से वर्गाकार की मोहरें अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। हालांकि त्रिकोणीय, आयताकार, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, त्रिकोणीय मोहरें भी हमको प्राप्त हुई हैं। आयताकार और वर्गाकार ही मोहरें ज़्यादातर मात्रा में मिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोहरें जो बनती थी ये, तो जो नदी तल होता है, नदी तल में जो सिल्ट पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, उसमें नदी तल में पाए जाने वाला जो मुलायम पत्थर है, जिसको हम स्टेटाइट बोलते हैं, उससे ये मोहरें बनाई जाती थी। इसको हम सेल खड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी से मोहर बनाई जाती थी, तो इसका सर्वाधिक उपयोग हुआ है। आगे जो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अन्य चीज़ें जैसे अर्गेट, ये भी कोई धातु है, तांबा है, ठीक है दोस्तों, और टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। टेराकोटा की भी मोहरें हमको मिली हैं। ठीक दोस्तों, अच्छा, हमें हाथी दांत की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक दोस्तों, बात करें आगे, तो ये जो मोहर हमको मिली है, तो इन पे जो है चित्राक्षर लिपि देखने को मिलती है। चित्राक्षर लिपि, चित्राक्षर लिपि से तात्पर्य है जो मोहरें हैं उन पे चित्र छपे हुए हैं और वो कुछ संदेश देते हैं। ठीक है, हालांकि इन पे जो है चित्रों के रूप में जो भाषा लिखी हुई है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और दोस्तों, ये जो लिपि है ये बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी और दाएं से बाएं भी लिखी जाती थी, यानी कि ये द्विदिशात्मक, ठीक है दोस्तों, द्विदिशात्मक लिपि है। द्विदिशात्मक लिपि का मतलब होता है दोस्तों दोनों दिशाओं से लिखी जाने वाली, यानी कि बेस्टोफ्रेडस, इस लिपि को ये कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम पे। तो इन पे जो है जो पशुओं का पाया गया है, कहीं कुबड़ वाला बैल है, कुबड़ वाला बैल मोहरों पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं हाथी है, भैंस है, ठीक है, हाथी, भैंस, बकरी, ठीक है, गैंडा, ये चीज़ें
ये छपे हुए हैं, ठीक है, मतलब इनकी आकार की आकृति के हैं। हालांकि किसी भी मोहर पर गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये आप याद रखेंगे, ना गाय का मिला है ना घोड़े का मिला है, हड्डियाँ मिली हैं उनकी, वो मोहर पे नहीं मिला है, ठीक है। और जो मोहरे हैं उन पे दोस्तों कहीं पे पशु है या मानव आकृति है, एक और पशु या मानव आकृति छपी हुई है, और दूसरी ओर मुद्रा लेख छपे हुए हैं। कहीं कहीं पे दोनों ओर भी मुद्रा लेख मिल जाएंगे, और कुछ मोहरें ऐसी भी प्राप्त हुई जिन पर तीनों ओर भी मुद्रा लेख मिल जाएंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता था इन मोहरों का। तो इन मोहरों का जो प्रयोग किया जाता था दोस्तों, वो व्यावसायिक रूप में सबसे ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। लोथल में दोस्तों मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हमारे देश की बहुत सारी, हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी मोहरें मिली हैं। तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, कुछ छेद वाली मोहरें भी मिली हैं, छेद वाली मोहरें। तो संभवतः इनका प्रयोग जो किया जाता होगा हड़प्पा सभ्यता वासियों द्वारा, वो ताबीज के रूप में किया जाता होगा। और वैसे भी ये जो ऐसी मोहरें जो मिली हैं ये समाधानों में मिली है, ठीक है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। कहीं कहीं गणितीय मोहरें भी मिली हैं, गणितीय मतलब उसमें गणितीय भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता होगा। और दोस्तों जो स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जो प्रसिद्ध मोहरें हैं जिसमें पशुपति की मोहर है, पशुपति की मोहर की बात करें दोस्तों, तो ये जो पशुपति की मोहर है एक मानव आकृति के रूप में पालथी मार के बैठे हुए हैं, और उसमें जो है उन्होंने वो पहना हुआ ऊपर तीन शिंगों वाला मुकुट पहना हुआ है, 3 शिंगों वाला मुकुट पहना हुआ है, और चारों ओर ये पशुओं से घिरे हुए हैं। जिसमें आकृति के बाईं ओर, मान लीजिए यहाँ पे है वो आकृति, तो इसके बाईं ओर हाथी है और बाघ है, ठीक है, हाथी और बाघ मैं लिख देता हूँ। और दूसरी ओर जो है दोस्तों वो गैंडा और भैंस है, गैंडा और भैंस। आकृति के नीचे दो हिरण चरते हुए दिखाई देते हैं। तो संभवतः इसको पशुपति बोला, भगवान शिव का इसको अवतार माना जाता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम, ये हमारा मोहरों का टॉपिक पूरा हो गया है। इसके बाद हम पढ़ने चलते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ, ठीक है दोस्तों, मूर्ति कला के बारे में पढ़ने चलते हैं हम। तो मूर्तियों के बारे में यदि बात करें हम, तो यहाँ पे सर्वाधिक कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं, और ये पहली सभ्यता है जहाँ पे कांस्य मूर्तियों का प्रयोग हुआ है। मूर्तियों को बनाने के लिए दोस्तों हालांकि टेराकोटा की भी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, जैसे टेराकोटा की मोहरें मिली हैं वैसे ही टेराकोटा की मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो टेराकोटा क्या है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं, अब तब हम इसका अर्थ बताएंगे दोस्तों। तो उस समय जो मूर्तियाँ बनाई जाती थीं वो लुप्त तकनीक से बनाई जाती थीं। किससे? लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, ठीक। और ये लुप्त मोम तकनीक क्या होती है दोस्तों, पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, फिर उस मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था उसी मूर्ति के आकार में ही, और फिर इसमें एक छिद्र करके आग के द्वारा इस मोम को पिघला करके बाहर निकाल दिया जाता था, और ये जो लेप है ये ऐसे ही रह जाता था। फिर इसके अंदर धातु को पिघला करके ये जो है हमारा कांस्य, इसको कांसा को पिघला करके इसके अंदर भर दिया जाता था, और इसके सूख जाने पर मिट्टी के इस लेप को हटा करके अंदर उसकी मूर्ति निकाल ली जाती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से मूर्ति निर्माण हुआ। यहाँ से जैसे जो मूर्ति सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मूर्ति है तो वो इसमें कांसे की मूर्ति है दोस्तों। किसकी? कांसे की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति हमको प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये चीज़ है आगे। और इसमें कालीबंगा से कांसे का बैल भी हमको मिला है, कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से कांसे का बैल, ठीक।
तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं मूर्ति कला में। नर्तकी की मूर्ति की बारे में बात करें तो यह नग्न अवस्था में है, इसने हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको आभूषण है, हाथ में चूड़ियाँ हैं, कंगन है, ताबीज है, ठीक है। दाहिने कूल्हे पर हाथ रखे हुए त्रिभंग नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। आगे यदि दोस्तों हम चलें तो अब बात करते हैं हम टेराकोटा की। तो टेराकोटा क्या है दोस्तों? टेराकोटा मिट्टी है, मिट्टी है मतलब ये पकी हुई मिट्टी है। अभी भी समझ में नहीं आया सही से, पकी हुई मिट्टी, तो अभी आएगा समझ में दोस्तों होता क्या था, जैसे ये मोहर बनानी होती थी तो ये मिट्टी से उस मोहर का आकार ले लेते थे और बाद में उसको आग में तपा करके उसको बना देते थे, तो ये टेराकोटा मोहर हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से कोई मूर्ति बनाई मिट्टी से, बाद में उसको आग में तपा दिया, ठीक, तो वो टेराकोटा की मूर्ति हो गई। और इसी प्रकार से टेराकोटा की ईंटें भी बनाई गई हैं। ईंट बनाई टेराकोटे की, ये मिट्टी है, चिकनी सी मिट्टी होती होगी, और इसको जो है आग में तपा करके टेराकोटा की मिट्टियाँ ईंटें भी मिलती हैं। टेराकोटा की जो मूर्तियों के उदाहरण हैं दोस्तों, इसमें मातृ देवी की मूर्ति है, आप ध्यान रखेंगे, मातृ देवी की मूर्ति जो कि कई स्थानों से हमको ये प्राप्त हुई है। और इसमें सींग वाले देवता का मुखौटा जो ऊपर का है, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि यहाँ से प्राप्त होते हैं, खिलौने, ठीक है दोस्तों, आदि यहाँ से प्राप्त होते हैं। मातृ देवी की मूर्ति करें तो ये सिंधु के अनेक स्थलों से मिली है, तो सीधी सी बात है इसका अत्यधिक महत्व रहता होगा। इसी के आधार पर हमने आपको ये भी बताया था कि संभवतः उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक, ठीक है, क्योंकि इतना सम्मान नारी को दिया जा रहा है तो मात्र सत्तात्मक प्रधानता रही होगी, ठीक है। यह और जो इसका मतलब गले में कंठाहार पड़े हुए हैं, सुंदर आभूषण पड़े हुए हैं, करधनी पहने हुई है, धोती, ठीक है, कमर में, और बहुत सुंदर है ये, पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है इसने, ठीक है। चेहरे के में बड़ी कुशलता है, तो इसको बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया गया है। और ऐसी अनेक स्थानों से मूर्ति प्राप्त हुई हैं, तो इसी का आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक प्रधानता थी, ठीक है दोस्तों। इसके अन्य उदाहरण में जो दाढ़ी वाले पुजारी हैं, दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये भी स्टेटाइट की ही बनी हुई है, अर्ध प्रतिमा है ये, ठीक है। और इसमें एक पुरुष धड़ मिला है दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर, ये हड़प्पा से है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये कहाँ से है? हड़प्पा से, ये भी इसी का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं दोस्तों मृद भांड की। किसकी? मृद भांड की। तो मृद भांड दोस्तों वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण मृद भांड होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जिनको ये जो साधारण मतलब सादे, इन पर रंग वगैरह कुछ नहीं होता, सादा मृद भांड, सादे मृद भांड, और एक होते हैं चित्रित, इन पर कलाकारी रंगों से रंगे हुए होते हैं। और मृद का मतलब है मिट्टी के, ठीक है, खिलौने वगैरह वास्तव में बर्तनों से होता है, ठीक है। अब चित्रित में भी जो दो पाए गए हैं सबसे ज़्यादा, वो लाल व काले पाए गए हैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो इनका लाल रंग का और काले रंग का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। इनमें ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं, इन पे पशुओं की आकृतियाँ हैं मृद भांडों पे बनी हुई, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें बहुत सारा काम है। इनका क्यों यूज़ होता था? तो अनाज रखने के लिए, पानी भंडारण के लिए, घरेलू यानी कि घरेलू प्रयोग बोल सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों, आप लिख लेना इसको। और क्या है? सजावटी प्रयोजनों के लिए है, दूसरा क्या काम है इसका? सजावटी प्रयोजनों के लिए भी इनका काम होता था, ठीक है दोस्तों। कुछ जो है छिद्रित मृद भांड भी होते थे, तो इनका जो उपयोग था छिद्रित मृद भांड, मतलब ऐसे मृद भांड बना हुआ उसमें यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है,
इधर इस प्रकार से। तो इसका जो उपयोग है बताते हैं, शराब का जब वो सेवन करते थे उसमें उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें। एक लास्ट और बचा है जिसमें आता है आभूषण। हड़प्पा सभ्यता के आभूषण के बारे में बात करें यहाँ से, तो यहाँ से जो चंदूड़ो है, लोथल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा फेमस चंदूड़ो है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आभूषण का वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व था और सजावटी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती थी। जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है तो उसमें कंठाहार पहने हुए सुसज्जित महिला है वो। सही है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे। मूल्य तो ये काय से बनते थे, मूल्यवान धातुओं के। ठीक है दोस्तों, और हड्डियों के, ठीक है, हड्डियों के और रत्नों के जो नदियों से निकलते हैं, यानी कि मन के वगैरह आदि से आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, और महिलाएं यहाँ पे कंठाहार गले में डालने वाला, अंगूठियाँ, बाजूबंद, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाती थी। करधनी, झुमके, पायल, ये आप याद रखेंगे। तो मन के से मैंने बता दिया आपको, चंदूड़ो लोथल। ठीक है, और कपास और ऊन का प्रयोग ये पहनने के लिए करते थे, तो ये फैशन के प्रति सजग थे, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा हड़प्पा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।